वेलकम बैक बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे। तो देखो, हमने अब तक इलेक्ट्रिक करंट दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये हमने देखा है। अगर मैं एवरेज करंट देखूं तो आई एवरेज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस करंट अगर निकालना है सो आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, वेयर डी बाई डी टी इज डेरिवेटिव। नेक्स्ट था कि चार्ज को ही मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स, वेयर n आर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लास्ट लेक्चर में उसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। और आगे एक पॉइंट, इफ सपोज आपको करंट दिया है एंड चार्ज निकालना है तो आपको करना होता है इंटीग्रेशन i डॉट डी टी, ठीक है। और एरिया अंडर आई टी कर्व ये निकाला तो भी आपको चार्जेस मिल जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था लास्ट लेक्चर में, इफ चार्ज इज रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है, देन करंट कितना आया था EV बाई 2 पाई आर और QV बाई 2 पाई आर, ये हमने पढ़ा दिया था, उसका एक क्वेश्चन भी लिया था। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय J। ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? J। ऊपर मैंने एक एरो बनाया है, एरो मीन्स डिनोट करता है दिस J इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसे डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया in the direction normal to charge flow of charge, normal to flow of charge, and in the direction of current at that point, ठीक है। सो J इट इज वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। करंट अपॉन एरिया की वैल्यू है एंड वेक्टर होने की वजह से डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। एंड डायरेक्शन किस तरफ होगी? जिस तरफ करंट है उस तरफ, ठीक है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। नॉर्मल टू एरिया होना चाहिए ये, ठीक है। देखो अब एग्जांपल देता हूं मैं। इफ सपोज ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, एंड करंट ऐसे फ्लो हो रहा है I, ये है एरिया A, तो करंट डेंसिटी J की वैल्यू कितनी होगी? एवरेज करंट डेंसिटी अगर मैं निकालूं तो एवरेज करंट डेंसिटी J एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा F। करंट अपॉन एरिया बहुत ही सिंपल है। करंट पहले ही समझाया ना हमने, करंट चार्ज बाय टाइम, एंड करंट डेंसिटी करंट अपॉन एरिया। डेल्टा S स्टैंड फॉर सरफेस एरिया और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे A भी लिख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होगा इससे, फिर सिंपल है, बहुत ही बेसिक है ये। और आगे देखो, ये तो था एवरेज। इंस्टेंटेनियस निकालना है, ठीक है। J इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या होगी? DI बाय dt, डेरिवेटिव निकालना होगा। एंड करंट फ्लो रेट कांस्टेंट है तो मैं J को I बाय A ऐसा भी लिख सकता हूँ, सिंपल। करंट फ्लो रेट कांस्टेंट है तो ये है बेसिक। तो करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू, सिंपल मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ समझने के लिए, करंट अपॉन एरिया। हो गया सिंपल, इतना इजी रहेगा याद ये। फिर चलो अब आगे बढ़ते हैं। इफ सपोज ये जो एरिया है ये करंट को परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना कि ये क्रॉस सेक्शन ऐसा हो, ठीक। इफ
area is not perpendicular to current flow, देन कैसे होगा? देखो करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है इस पॉइंट पे, बट एरिया वेक्टर नॉर्मल टू एरिया होता है। याद रखोगे आप, ये क्या पॉइंट बताया अभी हमने, मार्जिन के ऊपर लिख लेना इसे, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू एरिया। जैसे ये एक बोर्ड है तो इस बोर्ड का एरिया वेक्टर कैसे होगा? इस बोर्ड को नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर तुम्हारी तरफ आएगा ये, ठीक है। इफ सपोज मैं ये पेन के एरिया वेक्टर्स देखता हूँ तो देखो पहले तो ये साइड आपको दिख रही है, ये है ना, ये वाली साइड, तो एक एरिया वेक्टर ऐसे होगा तुम्हारी तरफ, दूसरा ये जो ब्लू साइड है इससे बाहर आएगा एक, एंड तीसरा कर्व सरफेस वाला एरिया। तो याद रखना आपने, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू एरिया। अब देखो यहाँ पे ये जो था एरिया वेक्टर इस तरफ था ऐसे, एस वेक्टर, अब यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है, ये है एरिया वेक्टर ए। तो आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर का कंपोनेंट लेना होगा। सो ए एन इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, पता होगा ना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये थीटा है समझो, ये है एडजेसेंट साइड, एंड ये है हाइपोटेनियस, ये ए एन लिखता हूँ मैं लगे तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड को क्या लिख सकता हूँ मैं? ए कॉस थीटा, और वेक्टर में ही इसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, कंपोनेंट्स निकालना कहते हैं। सो अभी जो करंट डेंसिटी के लिए फॉर्मूला आएगा, जे वेक्टर जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, हो गया सिंपल, ठीक है। अब चलो, ये मैंने वेक्टर क्वांटिटी बताई, फॉर्मूलेज भी बताए, आप यूनिट तो निकाल ही पाओगे इसके, होप कि आपने पहले लिख लिए होंगे कुछ। करंट अपॉन एरिया, देखो यूनिट क्या होंगे करंट के लिए? एम्पियर, ठीक है, ये है यूनिट्स इसके, एंड पर एरिया, एरिया इज नथिंग बट मीटर स्क्वायर। सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आर द यूनिट्स फॉर करंट डेंसिटी। नाउ आई एम गिविंग यू वन टास्क, योर टास्क इज टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ दिस करंट डेंसिटी। आपको डायमेंशंस निकाल के देखने हैं एंड क्रॉस चेक करना है कि आपने सही निकाले हैं या नहीं, ठीक है। तो इस करंट डेंसिटी के कंसेप्ट को अच्छे से लिख लो। तो चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेट इज इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। इफ सपोज आपके घर पे एक आधी वायर है, ये कॉपर वायर, उसमें जो करंट पास हो रहा है वो कैसे पास होता? आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा ना, इसमें चार्जेस का फ्लो है, बट ये चार्जेस कहाँ से आते, फ्लो कैसे होते, सभी को मैं बेसिक से ए टू जेड आपको समझाता हूँ, आपका पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इफ सपोज मैं एक आधा ऐसे कंडक्टर लेता हूँ, ये मैंने जूम करके बताई, ये सपोज आपकी एक वायर है कॉपर वायर, आप देखना कि बड़ी करके मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, आपने ये पढ़ा होगा बचपन में, तो इसके अंदर भी एटम्स होंगे, ठीक है। अब एटम्स के अंदर क्या होते हैं बताओ? एटम्स के अंदर ये सपोज एटम है तो न्यूक्लियस एंड अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं एटम्स के अराउंड, ठीक है। आप बता भी सकते हो अपवर्स प्रिंसिपल से और फिर ऑर्बिटल थ्योरी से कि कहाँ पे कैसे होगे। तो अब देखो ये न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फेबली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है, मीन्स वो लूजली बाउंड होते हैं, जितना आप करीब आओगे उतना स्ट्रांगली बाउंड, जितना दूर जाओगे उतना लूजली बाउंड। तो जो लूजली बाउंड है ऐसे हो सकता है कि वो इस एटम को छोड़ दे और इस न्यूक्लियस को छोड़ दे। तो अगर ये बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अगर बाहर आ गए तो वो तो फ्री हो जाएंगे मूव होने के लिए, एंड वो इस कंडक्टर के अंदर और मेटल के अंदर इधर उधर मूव करेंगे। क्या बताया अभी हमने, वापस एक बार बताता हूँ। देखो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, एटम्स में न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, वो बाहर निकल सकते हैं। इनके लिए अलग अलग प्रोसेसेस होती है। बाय रबिंग, रब करने की वजह से भी वो इस न्यूक्लियस को छोड़ सकते हैं, और बाय हीटिंग, हीटिंग की वजह से भी ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसे ही इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हम ये सब कुछ समझा सकते हैं। ठीक है, सो बाय पहले तो एटम्स होते हैं इसके अंदर, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस एंड उसको लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आउटर मोस्ट वाले। नाउ ये निकल सकते हैं बाहर, कैसे? बाय रबिंग और हीटिंग, ये बाहर निकल जाएंगे। अब ये बाहर निकलने की वजह से ये क्या हो जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें ही हम क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हें ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, जो कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ से बाहर निकल गए, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का समझो एक बाहर निकल गया, तो ये होंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्ट करेंगे। अब एटम्स के बीच में जो फ्री स्पेस होती है, एटम्स जो अलग अलग है इस कंडक्टर के अंदर, तो एटम्स के अंदर जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस बिटवीन एटम्स, इस फ्री स्पेस के अंदर ये मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इफ सपोज मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, बाहर से अगर मैंने एक आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ऐसे, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना मीन्स बैटरी को कनेक्ट करना या फिर कनेक्शन दे देना, इलेक्ट्रिक कनेक्शन। और सिंपल अपने यहाँ पे जो सेल होता है, बैटरी होता है, उसकी कनेक्शन हमने दे दी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने सेट कर दिया, तो इफ चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस सम फोर्स, एंड उस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होने लगेंगे। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर मैं और समझाऊंगा कि ये ड्रिफ्ट कैसे होते हैं। एंड अगर ये ड्रिफ्ट होने लग गए तो करंट सेटअप होता है, तो करंट फ्लो होने लगता कंडक्टर के अंदर से। तो ये है बेसिक। तो चार्जेस कहाँ से आते हैं कंडक्टर्स के अंदर? ये ऐसे आते हैं चार्जेस। ठीक है, इफ सपोज मैं मेटल्स कंसिडर करूँ, तो मेटल्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स अगर मैं 1 मीटर क्यूब का एक पोर्शन ले लूँ, 1 मीटर क्यूब मीन्स 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर ऐसे पोर्शन ले लूँ, सो इसकी वैल्यू नियर अबाउट 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, इतनी वैल्यू होती है। कितनी बड़ी वैल्यू है ये आप समझ सकते हो, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन, इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। दैट्स वाई मेटल गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, फटाफट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, सो सिल्वर इट इज द एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर ये बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। बट बच्चों कुछ ऐसे होते हैं कि अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड भी लगाऊं तो वो ड्रिफ्ट नहीं होंगे, उन्हें ही कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स। बट इंसुलेटर्स की स्टडी तो इस यूनिट में है नहीं, एंड उसमें करंट भी फ्लो नहीं होता है, सो दैट्स वाई ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं इसका। तो इंसुलेटर्स होते हैं प्लास्टिक, वुड। ठीक है, अब याद रहेगा आपको ये, तो इस बेसिक को अच्छे से लिख लो, मैं और आगे कंसेप्ट समझाता हूँ। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों ड्रिफ्ट स्पीड का। तो पहले थोड़ा मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। देखो, इफ सपोज ये है एक कंडक्टर, तो अभी जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन थ्योरी से समझाया, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसे कहते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं।
ठीक है, इनका रैंडम मोशन होता है थर्मल एनर्जी की वजह से, क्योंकि हीट होती है थर्मल एनर्जी की वजह से वो इधर उधर जिगजैग आड़ा टेढ़ा मोशन परफॉर्म करते रहते हैं। जैसे आप समझ सकते हो आपके रूम में जो गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स है ना, गैस मॉलिक्यूल्स भी रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। जैसे आप साइकिल के टायर्स में एयर ब्लो करते हो तो उसके अंदर भी गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, उससे ही वो टेंस रहता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं चेक करूं कंडक्टर्स के अंदर तो ये क्या करेंगे, रैंडम मोशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। इनकी अगर स्पीड निकालनी है तो थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक यूनिट होता है फिजिक्स में, उसमें ये फॉर्मूला आता है √3 kT/m। इस फॉर्मूला से आप इनकी स्पीड भी निकाल सकते हो, v के लिए फॉर्मूला होता है RMS के लिए। सो ये नियरली इक्वल्स टू, आपने ये वैल्यू याद रखना, 10⁵ मीटर पर सेकंड। इतने ज़्यादा स्पीड से ये मोशन परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से मोशन की, ठीक है। इफ सपोज मैं एक काम करूं, एक यहाँ का क्रॉस सेक्शन ले लूं, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेता हूं मैं, ये है क्रॉस सेक्शन, ये कंडक्टर के अंदर का, ठीक है, सर्कुलर ड्रॉ करके देता हूं। तो देखो अब जिगजैग मोशन है, रैंडम मोशन है, इधर उधर भाग रहे इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी नहीं लगाई हाँ अब तक, ये सिंपल वायर है, अब तक मैंने बैटरी कनेक्ट की क्या, नहीं, सिंपल वायर कंडक्टर का ही हम चेक कर रहे हैं कि कैसे होगा मोशन। देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल करेंगे, इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे, कुछ ऐसे जिगजैग आड़े टेढ़े क्रॉस करेंगे ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट की तरफ क्रॉस होते हैं, ठीक है। मीन्स एक मैं अगर क्रॉस सेक्शन चेक करूं, क्रॉस सेक्शन नहीं है, एक क्रॉस सेक्शन में चेक करता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टूवर्ड्स राइट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट। मीन्स जितने राइट की तरफ जा रहे हैं उतने ही लेफ्ट की तरफ आएंगे। मीन्स आई नेट करंट कितना होगा, 0। नेट मोशन ही नहीं चार्ज का नेट मोशन चाहिए ना। देखो अब तक हमने सिर्फ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ये देखा अपॉन टाइम, ये था करंट। बट जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे कि अच्छा कंडक्टर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूमते रहते अगर मैं बैटरी नहीं भी लगाऊँ तो। बट जितने राइट की तरफ जाएंगे उतने ही लेफ्ट की तरफ, फिर नेट मोशन 0। आप समझ सकते हो जितनी फ्रेम आपको इस वीडियो में दिख रही है, सोचो कि मैं एक इलेक्ट्रॉन हूँ, मेरे साथ में और यहाँ पे 4-5 बंदे खड़े हैं, तो हम इधर उधर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं बट नो नेट मोशन। बट इफ सपोज हमें सभी को कोई एक ऑर्डर दे एंड हमें कुछ आगे बढ़ने को कहे, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे लोग ऐसे ऐसे धीरे धीरे इस तरफ मूव होने लग जाएंगे। तो ये कब होगा, कोई अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो। नहीं तो अगर एक्सटर्नल कोई नहीं तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं एंड सिर्फ ये मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। समझो कि हम लोग नहीं, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं जब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाई नहीं तब तक। एंड कितनी स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से, इतनी स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकंड। बट नेट मोशन तो हमारा है ही नहीं पहले फर्स्ट केस में, तो मोशन नहीं है तो नेट 0। बट इफ एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करता हूं ऐसे, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर, ये था कंडक्टर, तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम तो हो गई, हम तो ऐसे ऐसे मूव तो करेंगे ही, बट साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा तो हमें धक्का देगा, उसकी वजह से हमारा मोशन भी स्टार्ट होगा। एक रैंडम मोशन तो है ही, बट हम धीरे धीरे ड्रिफ्ट होने लगेंगे, ठीक है। जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होते हैं और जिस स्पीड से ड्रिफ्ट होते हैं हम उसे ही ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। सो इफ एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल गेट्स ड्रिफ्टेड, ठीक है, कितने स्पीड से, विथ ड्रिफ्ट स्पीड।
एंड इस ड्रिफ्ट स्पीड को डिनोट किया जाता है v यहाँ पे सफिक्स d से, ठीक है। सो विथ ड्रिफ्ट स्पीड से हम मूव करने लग जाएंगे। इसकी वैल्यू कम होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, इतनी कम निकल के आती है। बट आपने ये याद रखना कि अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड लगाऊं तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक तरफ नहीं मूव होते। अपने बचपन में ये देखा होगा कि आपको बताते होंगे कि देखो मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आने लग गए। नहीं, ऐसे नहीं, वो रैंडम मोशन भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है, इधर उधर मोशन भी है, एंड साथ में वो धीरे 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 ड्रिफ्ट होने लगेंगे। सो उनका नेट मोशन अब जो होगा वो जीरो नहीं होगा। इफ सपोज मैं राइट की तरफ फील्ड अप्लाई करता हूँ, ठीक है, फील्ड इज अप्लाइड टूवर्ड्स राइट, देन इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ मूव होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज है ना। तो आपने एक पॉइंट याद रखना कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन प्लेस किए तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड, एंड अगर वही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, फोर्स ये होता है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन, ये मैंने पहले ही बताया, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है, साथ में ये कोलाइड होंगे, आजू बाजू में एटम्स है और भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं एक बच्चों पहले आपको ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करके देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, ऐसे हिट किया, ऐसे हिट किया, ऐसे हिट किया, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे कुछ एक आधे इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन बता रहा हूँ मैं। ये पहले यहाँ पे था, ए से लेके ये ऐसे मूव होने लग गया इलेक्ट्रॉन, पहले फर्स्ट केस में जब हमने फील्ड नहीं लगाई थी तब। बट अगर मैंने फील्ड लगा दी, ठीक है, यहाँ पे पहली केस में E की वैल्यू 0, फील्ड की वैल्यू 0, बट इफ सपोज मैंने फील्ड लगा दी राइट की तरफ तो क्या होगा, देखो सेकंड केस में, फर्स्ट केस में E 0, सेकंड केस में E राइट की तरफ लगाता हूं मैं, तो E राइट की तरफ लगाने से क्या होगा, ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा, ठीक है, ये ऐसे देखो, ये कर्व थोड़े नजर आएंगे आपको, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होने लग जाएगा लेफ्ट की तरफ, ये है ए, ठीक है। यहाँ पे E इज नॉट इक्वल्स टू 0, E राइट की तरफ लगाई तो मैंने तो बेस्ट एग्जांपल दिया ही एक, रहेगा बच्चों ये याद। तो ये था ड्रिफ्ट स्पीड। अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है एंड करंट, इनके बीच में रिलेशन ढूंढ के देता हूँ। तो चलो फिर ढूंढते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट। देखो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, एक कंडक्टर का छोटा सा हिस्सा देख लेता हूं, ठीक है। इसको हमने बैटरी कनेक्ट की है तो इसमें से एक छोटा सा हिस्सा ये वाला, बैटरी कनेक्ट की है तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे। ये जो हिस्सा है ये अगर मैं चेक करूं तो देखो इसकी लेंथ क्या होगी, Vd इंटू टी, ड्रिफ्ट स्पीड इंटू टाइम। ऐसे क्यों लिखा हमने, देखो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस dl की वैल्यू, छोटा सा जो हिस्सा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ये होगी Vd की वैल्यू। दैट्स हमने ये छोटा हिस्सा Vd इंटू टी लिख दिया। अब करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, करंट के लिए मैं बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। अब चार्ज को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू ई अपॉन टी, ठीक है। वेर कैपिटल N लिखता हूँ मैं, कैपिटल N, वेर n इंटू ई अपॉन टी। इसमें कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमें पता नहीं होते, हमें जो पता होता है इट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। हमें क्या पता होता है, स्मॉल n, स्मॉल n की वैल्यू, स्मॉल n मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये हमें पता होता है। तो स्मॉल n इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N, ठीक है। स्मॉल n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। बट वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये V इज नथिंग बट वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ,
तो इस कंडक्टर का एरिया अगर A है तो मैं इसे लिख सकता हूँ N इंटू एरिया इंटू लेंथ। बट क्या एरिया इंटू लेंथ के लिए पहले ही हमने देख रखा है VD इंटू टी है, तो मैं यहाँ पे VD इंटू टी लिख लेता हूँ। ये अभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एरिया एंड लेंथ और VD इंटू टी। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले रख दो, हमें करंट मिल जाएगा। करंट इक्वल्स टू N की जगह स्मॉल n A VD इंटू टी इंटू ई अपॉन टी, ये कैंसल। I इक्वल्स टू, मैं रीअरेंज करता हूँ, NEAVD, ये आया फॉर्मूला करंट के लिए इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD इक्वल्स टू I अपॉन NEA, ऐसा भी आप लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला I अपॉन NEA। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ट, ठीक है, रहेगा आपको याद ही है। तो VD इक्वल्स टू I अपॉन NEA, वेयर स्मॉल n इट इज नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मीन्स एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ये बताएगा। तो ये मैंने रिलेशन ढूंढ के दिया बच्चों। और देखो खास बात, मैं ऐसे लिख सकता हूँ I बाय A इक्वल्स टू NEVD। वाई आई एम राइटिंग सो? बिकॉज वी नो दैट I अपॉन A इज नथिंग बट करंट डेंसिटी J। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया है आपको। सो करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू NEVD हो गया बच्चों काम हमारा, ठीक है। सो आई एम फाइंडिंग वन रिलेशन, कौन सा रिलेशन बिटवीन J एंड VD। पहले तो हमने I एंड VD के बीच में निकाल लिया, दूसरा मैंने निकाल के दिया आपको J एंड VD के बीच में। सो ये भी एक रिलेशन है। सो VD इक्वल्स टू J अपॉन NE। तो दीज आर दी टू फॉर्मूलाज फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो आपको ये लर्न करने हैं फॉर्मूलाज। तो आज तो मैंने पूरे बेसिक्स से बताया आपको, तो आपके पूरे कंसेप्ट इसमें क्लियर होंगे। आपको अगर लगता है और अच्छे से आपको आना चाहिए तो एक बार, दो बार, तीन बार आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।